नमस्कार, मैं हूं रुचिका जायसवाल और आप सभी देख रहे हैं एशियन भारत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान, एडिशनल क्राइम ब्रांच डीसीपी मिस्टर राजेश दंडोतिया। आज इनसे हम जानेंगे इनके कार्यों और इनके अनुभव के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन भारत में। थैंक यू रुचिका, थैंक यू। एक बहुत बड़े और जिम्मेदारी भरे विभाग का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा कैसा रहा आपका अब तक का अनुभव? डेफिनेटली ये बड़ा मिक्स अनुभव था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस पूरी जर्नी में जो पुलिसिंग मैंने की है, फील्ड ऑफिसर के रूप में मैंने काफ़ी काम किया है और ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में मेरे सीएसपी एज एडिशनल एसपी भी काम किया। और इंदौर में तो मैं सीएसपी परदेसीपुरा भी रहा, उसके बाद एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच भी रहा। फिर अभी जो मेरी 1 महीने पहले रिसेंट पोस्टिंग हुई एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच, बहुत ही सुखद अनुभव है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां के बीच में काम करना। और निश्चित रूप से बड़ा टारगेट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी बनाए रखना, अपराधियों को धरपकड़ करते रहना और सेंसिटिव जो क्राइम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं स्पेशली, तो वो क्राइम ब्रांच का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें धरपकड़ करने के लिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा बेहतर विभाग है। आप जनता की सेवा करने के लिए मैं समझता हूँ कि इससे उत्कृष्ट और कोई विभाग हो नहीं सकता। आपने पहले से डिसाइड किया था इस विभाग में आने का या कोई और प्लानिंग थी आपकी? मैं एक्चुअली मैम स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। तो चूँकि मेरी 16th रैंक थी तो उसमें मुझे डीएसपी मिला, तो मैंने चूज़ नहीं किया था, लेकिन मेरे सेकंड ऑप्शन में चूज़ किया था मैंने, सेकंड ऑप्शन में मुझे मिल गया। तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मैं शुरुआती रैंक में आता तो मैं डिप्टी कलेक्टर बनता, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। जी। तो आपके अब तक के करियर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसा केस जो कहीं ना कहीं आपके लिए यादगार रहा हो? मैम बहुत से केसेज रहते हैं लगातार, चूँकि आप लगातार फील्ड में रहते हो और फील्ड में चैलेंजेस लगातार आते हैं। स्पेशली अगर आप मेट्रो पुलिसिंग को देखेंगे, मेट्रोज में, चाहे वो ग्वालियर हो, जिसमें कि अपने मध्य प्रदेश में मेट्रोज में 4 बड़े महानगर है, जिसमें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर है। तो मैं ऑलरेडी मैम ग्वालियर में सीएसपी रह चुका हूँ, एडिशनल एसपी अभी रिसेंटली वहाँ ग्वालियर में था, क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी और सिटी एडिशनल एसपी। और जबलपुर में भी मैं सीएसपी रह चुका हूँ, इंदौर में भी सीएसपी एडिशनल एसपी रह चुका हूँ। तो ढेरों केसेज जैसे आए हैं। निश्चित रूप से मतलब कहीं अगर आप देखें, ग्वालियर में दस्यु समस्या थी उस समय, तो उस समय अभी भी रिसेंटली भी दस्यु समस्या अब पूरी तरह ख़त्म हो गई है। तो वहाँ की एक अलग वहाँ की सर्कमस्टेंसेज है, वहाँ के अलग क्राइम पैटर्न है, जबलपुर का एक अलग क्राइम पैटर्न है, इंदौर का अलग क्राइम पैटर्न है। तो ऐसे कई ऐसे इंसिडेंसेज होते रहते हैं जो आपके लिए मेमोरेबल बनते हैं। आपसे वो एक केस याद आ रहा है मुझे जो ग्वालियर में हुआ था, जिसमें आपने एनकाउंटर किया था, वो जानना चाहेंगे सर? वो एक डकैत था, डकैत गुड्डा गुर्जर, और चूँकि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि चंबल जोन का वो आखिरी डकैत था, क्योंकि दस्यु समस्या लगभग समाप्त हो गई, लेकिन एक मात्र यही डकैत था जो कि वहाँ पर लगातार घटनाएं कर रहा था। चंबल, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, इन जोन्स में लगातार, और राजस्थान में भी। तो इस तरह से वो अंतिम डकैत था जिसकी टॉप प्रायोरिटी पर था इसको। और इसमें हमारी टीम ने, क्राइम ब्रांच ने, सभी ने मिलकर एक शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था जिसमें फायरिंग हुई थी। और भंवरपुरा का जंगल था वो, बासोटा का जंगल, जहाँ पर फायरिंग हुई थी। और दोनों ही पक्ष में जब फायरिंग हुई, जवाई फायर में, तब उसको पैर में गोली लग गई थी और उसके बाद हमने उसको पकड़ा था। तो निश्चित रूप से वो अंतिम दस्यु था। उसके बाद फिलहाल अभी दस्यु इस तरह की सुनने में नहीं आया कि कोई और डकैत वहाँ इमर्ज हुआ हो। कभी कोई ऐसा केस सर आपके करियर में सामने आया हो जिसको सॉल्व करने के बाद आपके मन में एक ख्याल रहा हो कि थोड़ी और मेहनत करते तो शायद और बेहतर रिजल्ट हो सकता? यस मैम, कई बार आप सक्सेस होते हो, कई बार आपको अनसक्सेस मिलती है। अब ऐसे कई केसेस थे। जबलपुर में एक केस था, हेड कांस्टेबल को गोली मार दी थी, तो उसमें फिर लगातार हम लोगों ने काफ़ी कड़ी मेहनत की और उसमें लगभग हमने जो चिन्हित किए थे, लगभग जबलपुर शहर के सारे अपराधियों को हमने उठाया था, उनसे पूछताछ की थी। जो काफ़ी ब्लाइंड केस था और उसमें एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में, 2 लोग थे, मतलब 2 अपराधी थे, तो उनके बारे में हमने दोनों बार जब उनको सर्च कराया तो पता चला कि वो ट्रक चलाते हैं और ट्रक पर बाहर गए हुए हैं, रायपुर गए हुए हैं, बिलासपुर गए हुए हैं। और उसके बाद फिर 15 से 20 दिन बाद वो घटना ट्रेस हुई और उसके बाद वही लोग निकले उसके साथ में जो सरपंच से भरे का बहुत बड़ा, जिसने 20-21 मर्डर किए थे, सरपंच से भरे। तो वो पकड़ा गया था, तब उसने बताया था, मैं उनके यहाँ रुका था और एक घटना में वो भी शामिल था, हेड कांस्टेबल की जो मर्डर में, और पिस्टल भी लूटी थी। तो उस समय निश्चित रूप से हमने ये सोचा कि एक भी पॉइंट खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वही एक
2 लोग हमने सर्चिंग की थी, लेकिन ऐसा लगा कि बाहर ट्रक चलाने गए हुए हैं, तो काफ़ी लापरवाही से हमने ले लिया और उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाते तो निश्चित रूप से वो घटना खुल सकती थी। तो इस तरह के कई इंसिडेंट्स होते हैं जो आपके लिए लर्निंग होते हैं और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और उनको रिपीट ना करें, यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रिपीटेशन करते हैं फिर आपका कोई अर्थ नहीं रह जाता आपके एक्सपीरियंसेस तभी आप बेहतर ढंग से उनको सकारात्मक दिशा में डाल सकते हैं जब आप उनसे लर्न करते हुए उनको रिपीट ना करें। आपका एक केस याद है मुझे जो हनी ट्रैप के टाइम का था, जिसमें आपने मुख्य आरोपी को पकड़ा था, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया था, क्या कहेंगे इस पर? ये ट्रांसफ़र तो एक प्रक्रिया है जो सरकारी विभाग में चलती रहती है और एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत सारे ट्रांसफ़र तबादले होते रहते हैं। उस समय चूँकि काफ़ी आरोपी फरार थे, उस समय क्राइम ब्रांच का मैं एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच इंदौर था और लगातार चूँकि उनकी लिस्ट थी काफ़ी बड़ी थी जो फरार लोग थे, तो उन पर लगातार कार्रवाइयाँ की गई। उन सभी को पकड़ा गया, किसी को गुजरात से पकड़ा गया, किसी को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया, किसी को दिल्ली से उठाया, किसी को गुड़गांव से हिरासत में लिया। तो कई आरोपियों को पकड़ा गया था और फिर उसके बाद उन पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि कई भूमाफिया लोग थे। भूमाफियाओं का अभियान चला था और जिसमें कई अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई थी। महिला संबंधी अपराध आजकल अधिक सामने आते देखे गए हैं, इनकी क्या कुछ वजह मानते हैं आप सर? मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसा लगता है कि अपराध बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन जितनी बड़ी है उसके अगर रेफरेंस में देखेंगे तो अपराध में कमी आई है। और चूँकि क्या है कि जनता अभी उसकी वल्नरेबिलिटी काफ़ी हो गई है, सेंसिटिविटी अपराध की काफ़ी हो गई है। पहले कोई भी अपराध होता था तो इस तरह वायरल नहीं होता था, इस सूचना आपको 1 दिन बाद 2 दिन पेपरों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता था। लेकिन अभी अगर कोई भी घटना होती है, एक छोटी सी भी घटना होती है और किसी ने किसी को डंडे से ही मार दिया तो तत्काल वायरल होती है और उसको फिर ऐसा लगता है कि समाज में अपराध बढ़ गया है। बट बेसिकली वायरल होने की टेंडेंसी बढ़ी है, ना कि अपराध बढ़ा है। अपराध नियंत्रण में अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन की जितनी ग्रोथ हुई है उससे कंपैरिजन में अपराध कंट्रोल हुआ है। साइबर क्राइम की बात करें तो आजकल काफ़ी पनप रहा है। ऑनलाइन ठगी के मामले देखें तो अक्सर सामने आते रहते हैं। इसके बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जितना हम डिजिटलाइजेशन पे ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहे हैं और इंडिया भी ये इमर्जिंग एज ए डिजिटल कंट्री और लगातार हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो सारी कंट्रियाँ साइबर फ्रॉड से जूझ रही हैं, साइबर क्राइम से जूझ रही है। अगर देखेंगे टॉप ऑफ द टेबल, हालांकि टेबल चेंज होती रहती रैंकिंग, चाइना, यूएस, इंडिया 11th रैंक पे है। अभी जो पिछले महीने मैंने देखा था, अब शायद चेंज हो पैटर्न बेसिकली, लेकिन सभी कंट्रीज़ में साइबर फ्रॉड की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर छोटी जगहों पर देखेंगे, मध्य प्रदेश का अगर अपन बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 4 ज़िले हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर, और इसके अलावा उज्जैन है जहाँ पर क्राइम ब्रांच का सेटअप है। अगर आप देखेंगे और दूसरी जगहों पर जो छोटी जगह है, देवास में कोई क्राइम ब्रांच का थाना, कोई साइबर क्राइम का थाना ही नहीं है। अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है सबसे बड़ी सवाल उसके दिमाग में सबसे पहले आता है मैं रिपोर्ट करने कहाँ जाऊँ, और वो रूटीन के थाने में जाता है तो रूटीन के थाने में उसको एंटरटेन नहीं किया जाता, तो फिर ऐसी स्थिति में वो परेशान होता है। तो अभी बहुत ट्रांजिशन फेज में है साइबर फ्रॉड का। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया, उतना मैकेनिज्म ऑल ओवर द ग्लोब है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द ग्लोब यही परेशानियां चल रही हैं और ट्रांजिशन फेज में ये लगातार बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। इसको कम्बैट करने के लिए जो अभी इफेक्टिव टूल है वो है अवेयरनेस। हम जितना लोगों को अवेयर करेंगे, जितना जैसे कि जो NCRP का पोर्टल है उसमें आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, 1930 है, उसको हम नंबर को जितना लोग देंगे तो लोग बैठे बैठे ऑनलाइन अगर फ्रॉड होता है तुरंत उसको उसमें अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकेंगे। इंदौर में भी साइबर फ्रॉड के लिए आपका 7049124444 है, 7049124445 ये नंबर दिए हुए हैं। आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। तो इनके अवेयर करना होगा जब आपके साथ अपराध हो जाता है। अपराध ना हो उसके लिए लगातार अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वल्नरेबल है। 10 साल का बच्चा भी अगर उसके पास मोबाइल है वो, और 80 साल का बुजुर्ग जो हमारे घर में बैठे हुए हैं वो भी वल्नरेबल है, चाहे वो हाउसवाइफ हों जो अपना सादा अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताती हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेज वो वल्नरेबल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और वो टारगेट बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अवेयरनेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लगातार इस बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने की ज़रूरत है। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि नेताओं का काफ़ी दखल रहता है कई विभागों में, तो आपके विभाग में नेताओं का कोई दखल रहता है सर? नहीं, मेरे मत में चूँकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटअप है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। मैंने अपनी पूरी जो जर्नी में जो एज ए पुलिस ऑफिसर की जर्नी है उसमें मैंने कभी भी यह नहीं देखा कि किसी भी पॉलिटिशियन ने कोई प्रेशर डाला हो। मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनके पास शिकायतें आती है, पब्लिक उनके पास जाती है तो वो आपको फ़ोन करते हैं कि इस केस में ये देख लेना, इस केस में ये
गलत नहीं फंसे, तो वो सिर्फ आपको ये डायरेक्शन दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि भाई ये गलत, इसकी कंप्लेंट आई है, इसको गलत फंसाया है, या पर्टिकुलर उस केस में ज़्यादा नाम लिखा दिया, या इस केस में इसको आरोपी नहीं बनाया गया है। तो इस तरह की वो एक आपको बताते हैं, चूँकि पब्लिक उनके पास पहुँचती है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी है और वो करते भी हैं, फ़ोन भी करते हैं, ये ज़रूरी है, करना भी चाहिए। हम बेसिकली केस के मेरिट्स के आधार पर उनको बता देते हैं। तो मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि केस में फैक्ट्स आए हैं उसके अलावा कहीं अगर किसी भी पॉलिटिशियन ने ये बोला हो कि नहीं उसमें ये करिए, कभी फोर्सफुली नहीं बोला। सभी लोग अपना पक्ष रखते हैं और उसके बाद जो तत्संगत कार्रवाई होती है वो की जाती है। जैसे सरकार आती जाती रहती है, सरकार बदलने का भी कोई फर्क आपने महसूस किया हो अभी तक? अभी तक तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं 2002 में भर्ती हुआ था, फिर ट्रेनिंग में गया था। तो अभी तक मेरे जो पूरे कार्यकाल के दौरान सरकार बदलने से पुलिस डिपार्टमेंट में कोई चेंज हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। जब आपने इस विभाग में ज्वाइन किया था तो कमिश्नर प्रणाली नहीं थी और अब है, तो क्या कुछ बदलाव आपने अपने विभाग में देखा? बेसिकली अभी मैं जैसे एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ग्वालियर था, एडिशनल एसपी सिटी ग्वालियर था, 2 चार्ज में था ग्वालियर में। अब वहाँ से यहाँ आया हूँ तो 1 महीना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लग रहा है, क्योंकि कमिश्नर सिस्टम है और कमिश्नर प्रणाली में निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं पुलिस को। प्रिवेंटिव एक्शंस भी काफ़ी बेहतर ढंग से चल रहे हैं और अलग अलग जोन बनाए गए हैं, तो काफ़ी माइन्यूटली हम क्राइम को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा बदलाव है कमिश्नर सिस्टम में और अभी इसके परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये मान सकता हूँ कि जो कमिश्नर सिस्टम में ये एक फ़ायदा ये है कि हम माइन्यूटली जो ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो गए हैं, तो माइन्यूटली वो सुपरविजन क्राइम का कर सकते हैं, जिससे क्राइम को जो कंट्रोल करने में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलती है। हम तकनीकी तौर पर काफ़ी विकसित हुए हैं, तो तकनीकी आने के बाद आप लोगों को कोई केस सॉल्व करने में कितनी मदद मिलती है? क्योंकि पहले ना मोबाइल थे ना सीसीटीवी कैमरे और अब सब व्यवस्था है। देखिए, समय के साथ ट्रेंड भी चेंज होता है। अगर हम देखेंगे, पहले बाल बड़े रखते थे, फिर छोटे रखने लगे, फिर मिलिट्री कट आ गए, फिर ऐसी पहले पैंट बैगी होती थी, फिर स्ट्रेट आ गई, फिर शॉर्ट पैंट आ गए हैं, अभी मतलब बिल्कुल मोहरी कम आ गई है। तो ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। ऐसा ही अपराध का भी ट्रेंड है। पहले ग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती, ज़मीनी मुखबिर होते थे आपके लोगों के, तो उन मुखबिरों से आपको कांटेक्ट मिलता था, मुखबिर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जो कि क्राइम डिटेक्शन और कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती थी, इवन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। अब बेसिकली साइंस जो टेक्नोलॉजी का जो जितना ज़्यादा जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी सभी जगह आ गई है। क्रिमिनल्स भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं, पुलिस भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगी है। अब अगर अपन देखेंगे तो डिटेक्शन का जो क्राइम कंट्रोल और डिटेक्शन है, प्रिवेंशन है, ये बेसिकली बहुत लार्जली अब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गया है। इसमें कोई शक नहीं, पुलिस में काफ़ी इसका इस्तेमाल भी किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिमिनल्स भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ह्यूमन इन्फॉर्मेशन होती है, जो ज़मीनी मुखबिर होते हैं, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, उसका अपना एक इम्पॉर्टेंट एक अहम रोल है। मैंने आज भी अभी तक वर्तमान तक में भी टेक्नोलॉजी से बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी कई ऐसे क्रूशियल केसेस सॉल्व होते हैं जिनका आपको पता नहीं चल पाता है। जो युवक इस विभाग में आने की तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी पाना इतना आसान तो नहीं है। मेरे मत में जिन लोगों ने जो अपना सबसे पहले गोल सेट करें, गोल सेट करने के बाद, गोल को सेट करने के बाद आपको कमिटमेंट करना होगा अपने आप से कि मैं इस गोल को अचीव करके रहूँगा। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी गोल सेटिंग प्रॉपर हो, हमारा कमिटमेंट प्रॉपर हो, जिसको हम फुलफ़िल कर पाएँ और लगातार मेहनत करें, डाइवर्ट ना हो। अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में आना है तो केवल इसी की तैयारी करें। मैंने ऐसा कई ट्रेंड देखा है, कई लोग ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन साथ में मास्टर्स की डिग्री भी करते हैं, साथ में LLB भी करते हैं, लॉ की भी तैयारी करते हैं, कहीं MSc, कहीं MA, दूसरे कोर्सेज भी करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले फोकस्ड होइए अपने टारगेट को। अगर आपने सिंगल ओरिएंटेशन होना चाहिए आपको, अगर मुझे ये बनना है, तो फिर केवल सारी चीज़ें केवल उसी पर फोकस्ड होना चाहिए। अगर आप फोकस्ड अप्रोच से चलेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रत्येक स्टूडेंट कैपेबल है अपनी क्षमताओं के साथ काम करने हैं, बशर्ते उसको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। पहचानने के बाद अगर उसने पहचान ली अपनी क्षमता है, तो सफलता उसके लिए बहुत छोटा काम है। एक क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ पर, जैसे कि आप भी पुलिस में हैं और आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी पुलिस में है, तो आप खुद के लिए और उनके लिए, मैडम के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं? देखिए, प्रायोरिटाइज करनी होती है चीज़ें, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, पुलिसिंग है, तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए। कई लोगों को ये जिम्मेदारी भी नहीं मिलती है।
तो आप पुलिस में हैं और फिर फील्ड में हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपके लिए पूरा परिवार बेसिकली पूरे समाज ही एक तरह से, अगर आपको परिवार को देखने की ज़रूरत होती है, समाज को ही परिवार के रूप में। और हाँ, बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सा बैलेंस बन नहीं पाता है, क्योंकि फैमिली को आप कम समय दे पाते हैं। वो भी पुलिस की जॉब में है, तो वो भी जब मैं फ्री होता हूँ तब वो व्यस्त रहती हैं, तो कहीं ना कहीं समझ से बिठाने की आवश्यकता होती है और हम बिठा भी लेते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं कम समय मिलता है, लेकिन जितना भी समय मिलता है वो उसको हम बेहतर जो सुखी परिवार के रूप में हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं। हमारे दर्शकों से कुछ कहना या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ी एक समस्या जो चल रही है, ट्रांजिशन फेज में भी है और सभी लगभग वल्नरेबल है। पहले ये चॉइस होती थी हमारी कि हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानें या ना जानें, लेकिन अब ये चॉइस नहीं है, सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं, आपके जो रिटायर्ड लोग हैं या फिर जो आपकी जो हाउस वाइफ्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो घरों में ज़्यादातर समय अपना सोशल मीडिया पे बिता रही है और ऐसी स्थिति वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाती है। तो मेरा ये सबमिशन है आप सभी लोगों से, लगातार जहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया में भी या फिर यूट्यूब पर भी लगातार सर्च करते रहें। आप अपने जितना समय आप सोशल मीडिया पे बिताते हैं उसका 5% कम से कम साइबर फ्रॉड अवेयरनेस के लिए भी उसमें सर्च करके उसमें ज़रूर आप उसमें बिताएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच पाएंगे। सर, आपका कीमती समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मिस्टर राजेश डंडोतिया, एडिशनल क्राइम डीसीपी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एशियन भारत।